देश में स्वच्छ राजनीति हो रही है। स्वच्छ राजनीति क्या राजनीतिक मुद्दा बनेगा? जनता से जुड़े मुद्दे अब चुनाव से गायब हो चुके हैं। राजनीति में अपराधियों की वृद्धि। दारू जितना भी आता है तो वो इलेक्टेड मेंबर थ्रू ही आता है और उसकी मालिकी का होता है। इसमें जितनी भी रॉयल्टी की चोरी होती है वो सब इलेक्टेड मेंबर। बॉक्साइट की चोरी होती है तो उसमें इलेक्टेड मेंबर है। भारत यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार मतलब लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव में जनता के क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उन मुद्दों से सारे राजकीय पक्ष कन्नी काटते हुए दिख रहे हैं। तो हमें ही बताना पड़ेगा कि राजकीय पक्षों को कैसे काम करना होगा। नमस्कार, मैं दतेश भावसार, आवाज़ जनता की में से। आज हमारे साथ पूर्व कच्छ के एमएलए हैं जो कि बहुत ही पीढ़ नेता हैं और उन्होंने कई सालों से कई अलग अलग स्तरों के ऊपर काम किया है। महेश भाई ठक्कर। महेश भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। महेश भाई, पॉलिटिक्स हमने देखा, हमसे तो कई ज़्यादा आपने देखा। क्या अभी के और तब के पॉलिटिक्स में मिसिंग दिख रहा है? कच्छ का पॉलिटिक्स जो पहले था उसमें सिंप्लिसिटी थी और फिक्स एम था कि कच्छ की प्रजा का, कच्छ का विकास कैसे करने का। दैट वाज द प्रिंसिपल एम्स। आज ये कुछ नहीं दिखता। मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग दिख रहा है। मिसिंग दिख रहा है। और आज जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और आए हैं उन लोगों की मैं टिका करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो लोग कुछ एकेडमिक इंटरेस्ट लेके कच्छ का प्रश्नों का अभ्यास करके प्रेजेंटेशन करना है तो वो नहीं करता है। इसलिए कच्छ मतलब उनमें नॉलेज की कमी दिख रही है। दिख रही है। मैं किसी भी पक्ष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली जो पॉलिटिशियन में जो उनमें खासियत होनी चाहिए जनता के काम करने के लिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रही है। मिसिंग दिख रही है। महेश भाई, अच्छी चीज़ यह है कि पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं सेवा करने की भावना से आते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सिर्फ उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट ही हैं और जनता कहीं हाशिए पर दिख रही है। वो सेवा करने को आते थे, वो दिन चले गए। अभी तो पक्ष की सेवा करने के लिए आते हैं। मैं एक दो इंसिडेंट ऐसा है जो किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। उन लोगों ने जाके अपने मिनिस्टरों से बात की कि हमारा देश का कच्छ विभाग का ये जो काम है वो करने का है, तो उसको इंस्ट्रक्शन ऐसा मिला कि आप ये काम की बात मत करो, हम लोग यहाँ बैठे हैं काम के लिए ही बैठे हैं, आप पक्ष का काम करो, कच्छ में घूमो और गाँवों में जाके पक्ष की बात करो। दूसरा बात करने का ज़रूरत नहीं। डेवलपमेंट क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारे पे छोड़ दो, उसमें डिस्टर्बेंस मत करो। महेश भाई, तब अगर वह गांधीनगर या दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो ओरिजिनल जो समस्या है उससे परिचित नहीं है, तो कैसे समस्याओं का समाधान हो पाएगा? वो ऐसा है कि वो लोग समस्याओं का समाधान के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो अपनी सत्ता कैसे मेंटेन हो जाए एक ही बात में इंटरेस्ट है। और जो चुनकर जो लोग आते हैं वो लोग अगेन आ सके इसके लिए क्या करना है उसमें इंटरेस्ट है। मतलब महेश भाई, सत्ता पे आके पैसा बना लेना और पैसे के आधार पे सिर्फ सत्ता आ जाना, तो यही चक्र चलता रहेगा, तो जनता तो इसमें कहीं दिख नहीं रही है। जनता तो काफ़ी टाइम से बाद हो गई है। मैं कांग्रेस का हूँ, इसलिए कोई एक्स पार्टी दूसरी पार्टी का टिका करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत टाइम से जनता बाद हो गई है और पक्ष का प्राधान्य बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस में ये नहीं था। कांग्रेस में हम लोगों को अपना विस्तार का क्या क्या काम करने का है उसका बात था। कच्छ में मैं तो एक आर्टिकल भी लिख चुका हूँ कि मैं कच्ची में उसका हेडिंग दिया था कि लखजे सोने करता डोकड़ो रोकड़ो खासो। बिल्कुल सही बात है। 1 लाख रुपए के सोने से हाथ में एक पैसा अच्छा, यह महेश भाई का आर्टिकल था। और उसमें मैंने लिखा था कि नर्मदा और सिंधु वो दोनों के ऊपर हमारा अधिकार है, हमको नहीं मिला है, और मिला है तो ऐसा मिला है जो मेंटेन नहीं हो रहा है। सिंधु का तो मिला ही नहीं,
नर्मदा का हाइट मिला वो कच्छ के नाम पे मिला, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। पानी और जिलों को मिल रहा है अभी। अच्छा, तो मैं क्या बोलता हूँ कि अभी अभी कच्छ में बारिश का एवरेज थोड़ा बढ़ रहा है, तो कच्छ का जो पानी आता है उसको सब पूरे पानी को उसको रिजर्व कर लेना चाहिए, स्टोरेज करके रखना वो स्टोरेज करने के लिए कच्छ में हिल्स इतनी बड़ी है कि जिसमें ऐसा साइड मिल जाता है कि जिस साइड में पानी इकट्ठा करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं ज़रा सब मैंने किया है ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैंने वो उसके लिए काफ़ी लड़ाई की और 8 मीडियम इरिगेशन डैम हुआ, और उसके पीछे आफ्टर 1980 एक भी मीडियम इरिगेशन डैम नहीं हुआ। मतलब अभी मेघपर डैम को, मेघपर यहाँ उसको 1.5 मीटर हाइट बढ़ाया अभी। उसमें उसकी कैपेसिटी जो थी उसकी वो डबल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला कि ये अपना जो कच्छ में बहुत सारे डैम है, बहुत सारे करने का बाकी है, तो जो वो करने का बाकी है वो करो, जो हो गया है उसमें काफ़ी टाइम हो गया इसलिए सिल्टिंग हो गया है, बिल्कुल। और सिल्टिंग निकालने की प्रोसेस में चोरी होगी, उससे अच्छा है उसकी हाइट बढ़ाओ जी, और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा कर दो। कैपेसिटी ज़्यादा करके पानी का ज़्यादा प्रिजर्वेशन करो, और वो प्रिजर्वेशन है वो एग्रीकल्चरिस्ट को भी काम आएगा, गांव को पीने के लिए भी काम आएगा, और पशुपालन के लिए भी पशुपालन भी होगा। लेकिन वो कोई सुनता नहीं है। 1980 के बाद एक भी मीडियम इरिगेशन डैम नहीं हुआ है। महेश भाई, जो बेसिक मुख्य मुद्दे हैं शिक्षा का और स्वास्थ्य का, उस मामले में भी चाहे किसी भी राजकीय पक्ष की बात करें, कहीं ना कहीं कोई विज़न दिख ही नहीं रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है, तो कहीं ना कहीं हम आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं। देखो, आरोग्य में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। हॉस्पिटलों का बिल्डिंग पर पड़ा है लेकिन डॉक्टर नहीं है। 45% ही एवरेज स्टाफ है अभी पीएचसी और सीएचसी में। तो वो स्टाफ ही नहीं होगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगी? बिल्कुल। और ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, इसलिए ये भुज में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खड़ी होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खड़ी होती है। वो सेवा जरूर करेंगे लेकिन फ्री ऑफ तो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो कमाना ही है, उसको कमाना ही है। इसलिए हेल्थ में ये, शिक्षण में, एजुकेशन में इससे बुरी हालत है कि कहीं पे जाओ तो टीचर नहीं है, कहीं पे जाओ तो 6 क्लास के बीच में 2 शिक्षक टीचर। महेश भाई, एक चीज़ मैं आपको बताना था, कच्छ में 10 ऐसी स्कूलें हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, और 262 ऐसी स्कूलें हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है। तो इस कंडीशन में कैसे हमारा भविष्य बनेगा? इससे तो अच्छा था जिला लोकल बोर्ड थी ना, जब बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंट इमीडिएटली, ये पंचायत राज आने से पहले जिला लोकल बोर्ड थी। जिला लोकल बोर्ड में उस टाइम फंड्स का रेस्ट्रिक्शन था। फंड्स का रेस्ट्रिक्शन होने के लिए वो उसको टीचर भी मर्यादित रखने का था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, गांव में जो ब्राह्मण है ना जी, वो ब्राह्मण को उसको ऑक्यूपाई किया कि सुबह तुम जाओ और गांव में नारायण हरि करके जो मिले वो ले लो, पीछे स्कूल चलाओ। बिल्कुल। और वो स्कूल चलाने के लिए हम इतना तुमको पेमेंट करेंगे। मतलब दोनों का काम हो जाएगा। दोनों का काम होगा, और गांव का है इसलिए वो गांव में काम भी अच्छा करेगा, क्योंकि गांव में लड़के सब जानते हैं एक दूसरे को। वो जिला लोकल बोर्ड की वो फॉर्मूला थी, वो भी आज कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा है। और टीचर जो अपॉइंटमेंट होता है वो ट्रांसफ़र होके चला जाता है, स्कूल खाली रहती है। और कंप्लेन कर किसके पास जाए तो जाए कहाँ? है ही नहीं कोई सुनने वाला नहीं है। जिला पंचायत है तो जिला पंचायत का उसको कितना अधिकार है वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो अधिकार का
यूटिलाइज कितना करते हैं वो भी मैं जानता हूँ, वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। महेश भाई एक अच्छी चीज़ बताओ, जब 2012-13 में जो ये ट्रांसफ़र की बात की आपने, तब जिला पंचायत में हमने बहुत मेहनत की थी, और उस समय जो शिक्षकों की जिला ट्रांसफ़र होती थी उन्होंने 10 साल का नियम बना दिया, लेकिन वह नियम वापस से 5 साल कर दिया। आज की तारीख में 2 से 3 हज़ार शिक्षक कच्छ में नहीं हैं, कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? वही बात है कि इससे तो अच्छा है कि ऐसा नियम बनाओ कि गांव का शिक्षक गांव में रखो। गांव का ही वो अच्छा लड़का है जो एजुकेशन में इंटरेस्ट है उसको ही उधर रखो, तो वो गांव का शिक्षक है इसलिए गांव में रहेगा और गांव वाले की बात सुनेगा बिल्कुल। और गांव के बच्चों को एजुकेट करने के लिए उसको इंटरेस्ट रहेगा। आप उसको क्यों नहीं रखते हो? सबसे बड़ी दिक्कत यही है महेश भाई, क्योंकि वो शिक्षक यहाँ के नहीं हैं, बाहर से भर्ती होती है और फिर वो चले जाते हैं। शिक्षा जो कि मुख्य मुद्दा है, अगर उसी से बच्चे वंचित रहेंगे तो हम देश कैसे आगे बढ़ाएंगे? आपका विचार क्या है? विचार में ऐसा है कि मैं तो वही मानता हूँ कि जो गांव है उसका ही अच्छा लड़का है उसको शिक्षक का अपॉइंटमेंट दो और उसके ऊपर बोझ रख के बोलो वो करेगा और वो करेगा, उसमें से जो बच्चा आगे जाएगा वो आगे जाके इस देश का लीडर बनेगा। बिल्कुल। आज ही वो तो करते नहीं है कुछ, कोई ऐसा मैंने देखा नहीं है कि एजुकेशन का कोई चेयरमैन, अगर तो जिला पंचायत का कोई आदमी जाके उधर गाँव में घूम के एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है उसका कोई चकासनी करता नहीं करता, कोई देखता ही नहीं है कि एजुकेशन कैसे चलता है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कोई चीज़ देखता ही नहीं है। महेश भाई इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा आता है बेरोजगारी का। 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगार इस देश ने देखा है, तो क्या आशाएं अब नई सरकारों पे या आने वाली सरकारों पे रखी जाए? मैं एक बात तो कांग्रेस बोली है इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन इस देश में आज ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस मुद्दा है तो बेरोजगारी और महंगाई। हिसाब के बाहर महंगाई है। आज भाजपा ऐसा बोलती है कि हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, क्या कैसे बढ़ाएंगे? कोई रोड मैप तो है नहीं, रोड मैप है नहीं। और बेरोजगारी तो मैं बोलता हूँ दैट इज द सॉल्यूशन कि गांव के आदमी को उधर की रखो और उधर ऐसा काम कराओ, उसके पास ऐसा नहीं है कि बीएड वाला है वही पहला कहाँ एक जमाना में जब हम लोग पढ़े हैं उस टाइम ST कुछ था नहीं, बीएड कुछ नहीं था, फिर भी टीचर अच्छा पढ़ाते थे। आज भी पढ़ा सकते हैं वो लोग, उसको फ्री हैंड दो, उसका पूरा रिटर्न दो, वो करेगा, ट्रस्ट रखो। नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि शिक्षक को पढ़ाने के अलावा 21 और जवाबदारियां दी जाती है, वो कैसे? वो गलत बात है। वो शिक्षकों को ऐसी सब जवाबदारियां उसके ऊपर डालते जाओ। उसमें ऐसा भी होता है कि उसको फाइनेंशियल पर वो इन्वॉल्व करना पड़ता है और अपने पेमेंट में से उसको जब इन्वॉल्व करना पड़ता है ना फाइनेंस, तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी नहीं, अपना जवाबदारी भी है ना फैमिली का, इसलिए शिक्षकों को ऐसी कोई जवाबदारी भी नहीं देनी चाहिए और शिक्षक ऐसा रखना चाहिए जो इंटरेस्ट लेके काम करे। महेश भाई जो गुनाखोरी का प्रमाण है वो पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा है। ADR के कई डेटाज आ चुके हैं, उसमें जो गुनाहित प्रवृत्ति वाले प्रत्याशी हैं, हालांकि उनको एफिडेविट देना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोगों को अगर हम चुन के संसद में भेजेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ वातावरण भी अच्छा नहीं होगा। क्या आपके ज़माने में ऐसा था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज देखो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कच्छ में जितनी भी रॉयल्टी की चोरी होती है जी, वो सब इलेक्टेड मेंबर से जी है। बॉक्साइट की चोरी होती है तो उसमें इलेक्टेड मेंबर है, चाहे कोई भी पार्टी। दारू जितना भी आता है तो वो इलेक्टेड मेंबर थ्रू ही आता है और उसकी मालिकी का होता है, इसलिए वो इलेक्टेड मेंबर है। जो करने का है वो नहीं करते हैं, पैसा कलेक्शन करने के लिए जो करना पड़ता है वो करता है और उसमें से पार्टी को कंट्रीब्यूट कर देता है।
समाधान क्या इसका निकाला जाए महेश भाई? समाधान तो पब्लिक ही कर सकती है। जैसे कि कोई इंडिपेंडेंट आदमी खड़ा रहता हो और वो एब्सोल्यूट ऑनेस्ट आदमी है तो उसको मत देना चाहिए, वो प्रजा करती नहीं है। मतलब सबसे बड़ा देखिए जिम्मेदारी जनता की ही है, हम समझ सकते हैं, लेकिन वह जनता भी छोटे बड़े प्रलोभनों में आकर अपना वोट जाया करती है। मालूम नहीं, लेकिन वो पब्लिक को ऐसे ऑनेस्ट आदमी को वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं देती है, इसलिए उसको एनकरेज तो करना चाहिए ना। जैसे कोई इंडिपेंडेंट खड़ा रहा और पूरा ऑनेस्ट आदमी है, जैसे एक आदमी था महेंद्र मसरू जूनागढ़ में, वो कभी पे में पगार भी नहीं लेता था। ऐसा आदमी हर जिले में मिल सकता है, लेकिन मत नहीं मिलता है, और इलेक्शन में खर्च इतना बड़ा होता है कि वो खर्च वो निकालेगा कहाँ से? बिल्कुल सही बात। प्रजा को ही करना पड़ेगा। एक जमाना था माँ गुजरात आंदोलन में, जब इंदुलाल याग्निक फकीर बन के निकलता था और इंदुलाल याग्निक को पैसे का खर्च करे बिना प्रजा उसको इलेक्शन में आ जाती। उसके बाद जेपी का आंदोलन भी हमने देखा, वो आंदोलन भी हुए, लेकिन आज की तारीख में वह कहीं पॉसिबल दिख रहा है? नहीं, आज नहीं दिख रहा है। तो दर्शक मित्रों, हमने जो बुजुर्ग नेता थे उनके विचारात देखे और कैसे हम पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ उंगली किसी और की तरफ करने से 3 उंगलियां हमारी तरफ ही आती हैं, तो हमें ही जिम्मेदारी से जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है वो मनाना पड़ेगा और अच्छे प्रत्याशियों को, पक्ष और पार्टी को साइड में छोड़कर हमें अच्छे प्रत्याशियों को जिताना पड़ेगा। आज की जो हालात है पॉलिटिक्स के, उसके रिगार्डिंग मुझे एक शेर याद आ रहा है, लगे जो तुक्का तो तीर हो जाए, फटे जो दूध तो पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।